हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 फरवरी 2026 को थर्ड शिफ्ट में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो अभी फरवरी में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके आंसर की आ गई है। राज सर ने उनके मॉक टेस्ट बना दिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके मॉक टेस्ट फॉर्म में पेपर्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये रियल पेपर है जो आंसर की आती है उनकी ही। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। द हाइकर्स पोस्ट टू रेस्ट डैश अ क्लस्टर ऑफ डेंस शेडी ट्रीज। मतलब जो हाइकर्स है उन्होंने रेस्ट के लिए वो शेडी डेंस और शेडी ट्री के नीचे बैठे हैं। मतलब थ्रू थ्रू का क्या मतलब होता है? मूविंग इनसाइड, मूविंग इनसाइड समथिंग, मूविंग इनसाइड समथिंग। बीनीथ, बीनीथ मतलब अंडर और बिलो समथिंग। बीनीथ यूज़ होता है जैसे कि आप पॉज ले रहे हो या बैठ रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, इसके लिए ही यूज़ होता है। तो अंडर और बिलो समथिंग। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओवर, ओवर मीन्स अबव समथिंग, किसी के ऊपर, अबव समथिंग। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी की तरफ मूव करना, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। तो हमारा आंसर हो गया बीनीथ। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ईडियम दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। When the plan failed, the team members had to accept the consequences of their decision. तो क्या है? Had to accept the consequences of their decision। मतलब जब प्लान फेल्ड हो गया तो टीम मेंबर्स को जो कॉन्सिक्वेंसेस हुई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेड अप देयर माइंड्स, मेड अप देयर माइंड्स का क्या मतलब है? मीन्स टू डिसाइड समथिंग, टू डिसाइड समथिंग। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मीन्स टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस, टू एक्सेप्ट consequences। Turn over a new leaf means to start behaving better, to start behaving better। Hit the books means to study hard, to study hard। तो हमारा आंसर क्या हो गया? टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर डिसीजन मीन्स फेस द म्यूजिक। व्हेन द प्लान फेल्ड द टीम मेंबर्स फेस द म्यूजिक। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, choose the correct option to complete the sentence. The committee finally arrived dash a unanimous decision after several hours of debate। जो कमेटी है फाइनल डिसीजन पे पहुंची मीन्स द कमेटी फाइनली अराइव्ड एट अ यूनानिमस डिसीजन आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ डिबेट। हम यहाँ पे एट क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को हम अराइव्ड के साथ एट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक डिसीजन पे पहुंच गई है, इसीलिए। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड यूज इन द सेंटेंस। डिस्पाइट फेसिंग सेवरल सेटबैक्स द टीम रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोजेक्ट्स आउटकम। सेटबैक का क्या मतलब है? पहले हमें वो पता होना चाहिए। सेटबैक का मतलब है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज और ऑब्स्टिकल्स, डिफिकल्टीज और ऑब्स्टिकल्स दैट डिले प्रोग्रेस। तो इसका एंटोनिम पूछा है। डिफिकल्टीज तो सिनोनिम हो गया। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है पॉजिटिव चांस, पॉजिटिव चांस। बैरियर्स ये भी सिनोनिम हो गया। प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, चैलेंजेस भी एक तरह से प्रॉब्लम्स ही हो गया है ना, डिफिकल्टीज।
तो ये तीनों सिनोनिम हो गए, एंटोनिम है अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, choose the most appropriate one word substitute for the highlighted phrase given in the sentence. The art collector decided to give up or surrender a possession. Right, possession, ये right भी underline है। His claim to the museum. relinquish का क्या मतलब होता है? relinquish मतलब to give up or surrender. to give up or surrender something. seize मतलब to take forcefully. retain to keep or continue to have. to keep or continue to have. acquire मतलब to obtain। तो हमारा आंसर क्या हो गया? relinquish। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, select the word which means the same as the underlined group of words. The detective was known for his skill in interpreting signs and hidden meanings. तो हम पहले ऑप्शंस के मीनिंग देख लेते हैं। सिमोइटिक्स का क्या मतलब है? सिमोइटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ साइंस and symbols and their use or interpretation. Anthropology is scientific study of humanity. Scientific study of humanity. Hermeneutics means ये भी इंटरप्रेटिंग के लिए ही यूज़ होता है, बट स्पेशली थ्योरी एंड मेथडोलॉजी ऑफ इंटरप्रेटिंग बिब्लिकल और लिटरेरी टेक्स्ट रेदर देन साइंस और फिजिकल क्लूज। लिख देती हूँ, थ्योरी and methodology of interpreting biblical or literary texts. Etymology is study of origin of words. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सिमोइटिक्स, स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स एंड देयर यूज और इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 7, identify the incorrectly spelled word from the following sentence. Our schedule requires a thorough rehearsal to guarantee the necessary preparations. Guarantee देखो, GUARANTEE, एक टी आता है ना कि दो। ऐसी कमेटी में सब कुछ डबल आता है, COMMITTEE। ये भी एक वर्ड कन्फ्यूजिंग हो जाता है, जैसे गारंटी कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्टली रिटन इन द पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट टेंस में लिखना है हमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, द गेस्ट हैड अराइव्ड बिफोर द रेन स्टार्टेड। देखो, अराइव्ड सिंपल पास्ट टेंस हो गया। हैव अराइव्ड नहीं, वर अराइविंग नहीं, ये भी तो कॉन्टिन्यूस में हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द सेंटेंस करेक्टली रिटन इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब बाय वर्ड नहीं आएगा, बाय। आंसर क्या हो गया? द मैनेजर वॉज प्रिपेयरिंग
द रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या होगा, द रिपोर्ट वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 10, there are four parts of the sentence labeled P, Q, R and S given below. Select the correct option to arrange the four parts to make a coherent sentence. क्या है, in space and collect valuable data for future missions to the moon and Mars. देखो इन यहाँ से स्टार्ट होता लग ही नहीं रहा, तो P से स्टार्ट नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। बट ऑल्सो फॉर इट्स साइंटिफिक गोल्स एंड द रिस्क इन्वॉल्व। क्यू से भी स्टार्ट होता लग नहीं रहा, बट ऑल्सो मतलब किसी चीज़ को हम आगे सेंटेंस बढ़ा रहे हैं, क्यू से भी नहीं होगा। अब आर से ही होगा, दोनों ऑप्शन आर से ही हैं। अब देखते हैं आर क्या है, द पोलराइज डॉन मिशन इज़ यूनिक नॉट जस्ट फॉर इट्स ड्यूरेशन। देखो नॉट जस्ट के बाद बट ऑल्सो, नॉट जस्ट फॉर इट्स ड्यूरेशन बट ऑल्सो फॉर इट साइंटिफिक गोल्स एंड द रिस्क इवॉल्व। आर के बाद आएगा क्यू, आर के बाद क्यू, देन एस क्या है, एस पढ़ लेते हैं एक बार, एंड द रिस्क इवॉल्व इन स्पेस एंड कलेक्ट वैल्यूएबल डाटा फॉर ओ सॉरी एस पढ़ना है, मैंने तो गलती से पी पढ़ दिया। रिस्क इवॉल्व एज द क्रू विल कंडक्ट रिसर्च ऑन रेडिएशन एक्सपोजर इन स्पेस, है ना, रेडिएशन एक्सपोजर इन स्पेस एंड कलेक्ट वैल्यूएबल डाटा फॉर फ्यूचर मिशंस टू द मून एंड मार्स। यस, यही बिल्कुल सही सेंटेंस बन रहा है, आर क्यू एस एन पी। क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, रीअरेंज ऑल द पार्ट्स टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस। क्या है, डिस्पाइट इंटेंस डिबेट ड्यूरिंग द साइम्पोजियम, ए से स्टार्ट होगा या बी से, तो बी एक बार पढ़ लेते हैं। पार्टिसिपेंट एग्रीड ऑन द नीड्स फॉर क्लियरर इंटरडिसिप्लिनरी टर्मिनोलॉजी, नहीं ये बी से तो स्टार्ट होता लग ही नहीं रहा, तो ए से ही स्टार्ट होगा। क्या है, डिस्पाइट इंटेंस डिबेट ड्यूरिंग द symposium participant agreed on the need for clearer interdisciplinary terminology which would facilitate collaboration in emerging research areas and streamline the publication process across journals। ये तो मेरे को बिल्कुल सही फॉर्म में लग रहा है, ए बी सी एंड डी, यही है। हाँ ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, select the correct option to complete the given sentence. Dash prime determinant of their success was the meticulous planning and execution of dash innovative marketing strategy। कैसी इनोवेटिव, इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए वोवल की साउंड आ रही है ना, इनोवेटिव, तो एन इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये तो आ नहीं सकता, एन ये द भी नहीं है, तो या तो अगर आप देखो द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ देयर सक्सेस या अ प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ देयर सक्सेस, यहाँ पे द प्राइम डिटर्मिनेशन, क्योंकि एक स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट है ना सक्सेस की, प्राइम डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट ईडियम दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अंडरलाइन सेगमेंट क्या है इसमें, recovered from his financial troubles. After months of unemployment, Ravi finally recovered from his financial troubles। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है, ड्रू द लाइन्स, ड्रू द लाइन्स का क्या मतलब, ड्रू द लाइन्स मीन्स सेट अ लिमिट, सेट अ लिमिट। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल, सेट exactly the right thing, exactly the right thing। came back to life, came back to life means revived or became active again, ये लिख देते हैं, became active again। got back on his feet means recovered from difficulties, recovered from difficulties। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस। द टीचर फाउंड द स्टूडेंट आंसर रेलिवेंट टू द टॉपिक। रेलिवेंट मतलब रिलेटेड,
मीन्स क्लोजली कनेक्टेड और अप्रोप्रिएट टू द टॉपिक, क्लोजली कनेक्टेड और अप्रोप्रिएट। तो इसका एंटोनिम पूछा है, अप्रोप्रिएट का एंटोनिम क्या होगा? इनअप्रोप्रिएट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। कनेक्टेड मतलब क्लोजली कनेक्टेड, सिनोनिम हो गया ये तो। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट भी हम ये कह सकते हैं कि समवट सिनोनिम हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा। सिमिलर, ये तो सिनोनिम हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द सेंटेंस करेक्टली रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। रिया सेड शी वॉज फीलिंग टायर्ड, ये तो डायरेक्ट नहीं है। रिया ने क्या कहा कि मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। रिया सेड आई एम फीलिंग टायर्ड। अब हमारा कॉम्प्रिहेंशन आता है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द प्राइम मेथड ऑफ रेसिस्टेंस प्रमोटिंग बाय गांधी इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो पैसेज हमारा गांधी पे ही रिलेटेड होगा, उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और इन सब के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट गांधीज लीडरशिप फ्रॉम द चौरी चौरा इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 18, what is the central theme of the passage? Question number 19, which tone best describe the author's approach? Question number 20, what is the most appropriate title for the passage? अब हम अपने comprehension पे आते हैं। क्या है? The non-cooperation movement launched by Mahatma Gandhi in 1920 marked a turning point in India's struggle for independence. It was India's first large-scale attempt to resist British rule through non-violent means. Gandhi urged people to withdraw from government institutions, boycott British goods, and promote Swadeshi or self-reliance. The movement spread rapidly across towns and villages, uniting people from diverse regions, religions, and classes under a common cause. For the first time, ordinary citizens, farmers, students, and workers became active participants in the freedom struggle. However, when violence broke out at Chauri Chora in 1922, resulting in the death of policemen, Gandhi called off the movement immediately. चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो बंद हो गया, emphasizing that freedom could not be achieved through bloodshed. हमारे को फ्रीडम खून बहाकर नहीं चाहिए. Although the movement did not attain its immediate political goals, it awakened the masses to the power of collective actions and moral resistance. It demonstrated that independence was not only a political objective but also a moral and social transformation based on truth, non-violence, and self-discipline. The non-cooperation movement thus became a moral foundation upon which India's later struggle for freedom were built. क्या है क्वेश्चन? क्या था? प्राइमरी मेथड ऑफ रेजिस्टेंस प्रमोटिंग बाय गांधी इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज non-violent protest. Option number 4 is the correct answer. Question number 17, what can be inferred about Gandhi's leadership from the Chauri Chora incident? He lost faith in his followers. He valued discipline and moral conduct over victory. He encouraged violence against colonial rule. He feared the British गवर्नमेंट्स रिएक्शंस। नहीं, गांधी जी की लीडरशिप चौरी चौरा इंसिडेंट पे हम क्या इससे निकाल सकते हैं? ही वैल्यू डिसिप्लिन एंड मॉरल कंडक्ट ओवर विक्ट्री। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि चौरा चौरा इंसिडेंट के बाद ही गांधी जी ने उसी टाइम इमीडिएट इफेक्ट के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन वायलेंट मूवमेंट था। तो यही है कि उन्होंने डिसिप्लिन और मॉरल कंडक्ट को वैल्यू दी ज़्यादा विक्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 18, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन सपोर्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल्स। नहीं, द मॉरल एंड सोशल पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, यही लग रहा है। द फेलियर ऑफ अर्ली इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, द डेंजर ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंडिया। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, टोन, बेस्ट टोन डिस्क्राइब द ऑथर्स अप्रोच। जोवियल एंड जोक्युलर। जोवियल मीन्स फनी, जोक्युलर मीन्स ह्यूमरस वे में, तो ये तो नहीं है बिल्कुल भी।
इंडिफरेंट एंड इंडिग्नेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड और इंडिग्नेंट अनकंसर्न्ड। तो ऐसा कुछ नहीं था, कंसर्न तो था ना। रेवरेंट एंड रिफ्लेक्टिव। रेवरेंट का क्या मतलब है? रेवरेंट का मतलब है शो डीप रिस्पेक्ट। रेवरेंट का मतलब है शो डीप रिस्पेक्ट। एंड रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव मतलब थोरोली कंसीडर्स इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो डीप रिस्पेक्ट शो हो रही है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। और क्रिटिकल एंड साइनिकल। क्रिटिकल एंड साइनिकल का क्या मतलब है? क्रिटिकल मीन्स डिसअप्रूवल, जो पॉइंटिंग आउट फॉल्ट्स, फॉल्ट्स को पॉइंट आउट ऐसा पैसेज में नहीं किया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज? द बर्थ ऑफ Indian nationalism awakened a nation. India's first political uprising, the power of action, Gandhi's moral revolution, the non-cooperation movement. Yes, non-cooperation movement का ही बताया है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। मैंने आपको बताया राज सर ने मॉक बनाए हैं, पहले के भी हैं। 2025 में जो मॉक्स हो चुके हैं वो भी अपलोडेड हैं, एंड 2026 में जो लेटेस्ट पेपर्स हो रहे हैं उनके भी सर ने रियल एग्ज़ाम के मॉक्स बना दिए ताकि आप अटेम्प्ट कर सकें। तो ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पे जोड़ के हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।